एमबीबीएस एडमिशन की आस में जब भी कोई बच्चा या माँ बाप मेरे चैम्बर में मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले एक कागज पे लिख के देता हूं कि उनकी संभावना क्या है। मैं उनको डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और उनके नीट रैंक के बेस पे मैं उनको बिल्कुल क्लियरली लिख के देता हूं कि क्या उनका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में संभावना है या अगर उनको प्राइवेट में अगर एडमिशन होगा तो किस कॉस्ट में होगा और कहां होगा। ये मैं उनको इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो होती है जिसको हम बोलते हैं सपनों के सौदागर। हर बच्चा और माँ बाप कुछ सपने चाहता है और वो सपने बेचने वाले हमारे इस फील्ड में बहुत हैं। वो आपको ऐसे झूठे वादे दिखाएंगे, आपको ऐसे सपने दिखाएंगे कि जिनके ट्रैप में फंस के आप ना सिर्फ अपना पैसा नुकसान करते हैं बल्कि अपने करियर का भी नुकसान करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें उन झूठ को सच से ज्यादा अच्छा लगता है और हम उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम अपने आप को उन लोगों से इंसुलेट करें। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा इस पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator हमारे देश की सबसे ट्रस्टवर्दी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग कंपनी है। हम लोग एक बहुत पर्पस के साथ इस फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि किसी भी बच्चे और माँ बाप के साथ कोई भी चीटिंग ना हो सके और उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी में एडमिशन मिल सके। इसी कोशिश में हम काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस एडमिशन में आखिर चीटिंग होती कैसे है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चे और माँ बाप एक सपनों के सौदागरों के साथ संपर्क में आते हैं और फिर वो उनके जाल में फंस के कहीं ना कहीं अपने वक्त का भी नुकसान करते हैं, अपने पैसे का भी नुकसान करते हैं और कहीं ना कहीं अपने करियर की एक डायरेक्शन का भी नुकसान करते हैं। मेडिकल एडमिशन में हमने एक बहुत कॉमनली चीज देखी है कि जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें किसी भी तरीके से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन मिल सके। नेचुरल बात है कि हमारे देश में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और उन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स में भी फर्दर कैटेगरी वाइज और कोटा वाइज रिजर्वेशंस हैं। तो नेचुरल बात है कि अगर 24 लाख बच्चे एमबीबीएस एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो सभी के सभी बच्चों के लिए कोई भी सरकार गवर्नमेंट सीट्स नहीं दे सकती। और शायद यही कारण है कि मेडिकल एजुकेशन की आज के दिन में हमारे देश में बहुत डिमांड भी है। एक वक्त था जब इंजीनियरिंग और मेडिकल ये दोनों एक सेम लेवल पे होते थे। हमारे देश में एक करियर होता था तो या तो सिर्फ एक इंजीनियर मानते थे या फिर एक डॉक्टर मानते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 15-20 ईयर्स इंजीनियरिंग हैज लॉस्ट इट्स रिदम। सिर्फ कुछ लिमिटेड कॉलेज ही जैसे आईआईटीज और एनआईटीज ही ऐसे बचे हैं जहां पे कि आज भी एडमिशन के लिए बच्चे बहुत कोशिश करते हैं। बट व्हाट इज द सोशल वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग? इट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। मेडिकल में आज के दिन में एक सोशल वैल्यू क्यों ज्यादा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में आज भी मेडिकल उतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है जितनी की इंजीनियरिंग हो चुकी है। तो अगर आज हम ये कहें कि हमारे देश में 24 लाख बच्चे अगर नीट कंपीट कर रहे हैं तो 24 के 24 लाख बच्चों के लिए एमबीबीएस एडमिशन की एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो आप विश्वास कीजिए कि 24 के 24 लाख बच्चों की जिस दिन एमबीबीएस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी उस दिन एमबीबीएस अपनी वैल्यू खत्म कर देगा। तो एमबीबीएस की वैल्यू के लिए बहुत जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई में एक डिफरेंस रहे और शायद यही डिफरेंस कहीं ना कहीं कुछ बच्चों और माँ बाप के साथ एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। वो कई सालों की कोशिश के बाद इतने डेस्परेट हो चुके होते हैं कि वो किसी भी तरीके से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट ढूंढ रहे होते हैं और ऐसे टाइम पे अगर उनको कोई भी एक उम्मीद की किरण दिखाता है जो उनको ये कहता है कि हाँ आपका 60% चांस है, 70% चांस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो ना चाहते हुए भी उनके सपनों में आ जाते हैं और वो अपने पैसे और वक्त का नुकसान कर लेते हैं। यहां पे एक बात जरूर समझने की है कि द विंडो ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एडमिशन फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज वेरी स्मॉल। प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर पिछले साल करीब 24,000 रैंक पे एडमिशन खत्म हुए थे तो अब की बार अगर सीटें बढ़ेंगी, कॉलेजेस बढ़ेंगे तो
ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई 60,000 पे किसी का एडमिशन हो जाएगा। बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर उनको 40,000 रैंक पे किसी ने ये कह दिया कि आपको 60% प्रोबेबिलिटी है, तो उनको लगता है कि शायद ये आदमी मेरा एडमिशन करवा सकता है। ऐसा नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ओनली अप टू प्लस माइनस 1000। आप किसी भी सिचुएशन में ये बात नहीं सोच सकते कि अगर जनरल कैटेगरी की मान लीजिए आपका 40,000 रैंक है तो आपको ऑल इंडिया से कोई सीट अलॉट हो सकती है। नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मैं देखता हूं कि बच्चों को रिजल्ट भी देखना नहीं आता है। एमसीसी जिस तरह से रिजल्ट पब्लिश करता है, बच्चों को वो नहीं समझ आता है कि उस रिजल्ट को कैसे समझा जाए। मैं आपको 3 चीजें समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जिस राउंड में एमसीसी आपको सीट अलॉट करता है, सिर्फ उसी राउंड के रिजल्ट में आपको उस रैंक के अगेंस्ट उसकी कैटेगरी दिखाई देती है। आपको अलॉटेड कैटेगरी और अलॉटेड कॉलेज और उसका अलॉटेड रैंक आपको सिर्फ उसी राउंड में दिखेगा जिसमें उसको वो अलॉटमेंट मिल रही है। उसके बाद के राउंड में आपको उस रैंक पे उसकी क्या कैटेगरी थी वो दिखाई नहीं देती है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची आई, उसका करीब 19,500 रैंक था और शी केम विद कॉन्फिडेंस कि सर मेरे को तो एम्स बठिंडा में एडमिशन मिल जाएगा। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये बच्चे की कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। फिर उसने मेरे को एक कहा कि सर आपको इतना भी नहीं पता कि एम्स बठिंडा में तो पिछले साल 19,000 रैंक के आसपास में भी एडमिशन हुआ था। मैं सीरियसली बहुत डिस्टर्ब हुआ और मैंने कहा कि बच्चे आप मेरे को प्लीज डाटा दिखाइए। एंड देन शी ओपन दैट एमसीसी R3 शीट। राउंड 3 के रिजल्ट जब उसने निकाला, मैं इमीडिएटली समझ गया कि ये बच्चा कहां पे गलती कर रहा है। राउंड 3 के रिजल्ट में राउंड 1 की अलॉटमेंट जो है उस बच्चे की उस रैंक के अगेंस्ट वहां पे सिर्फ कॉलेज दिखाई देता है, वहां पे उसकी अलॉटेड कैटेगरी नहीं दिखाई देती है। वो बच्चा ये मान के चल रहा था कि 19,000 वाला बच्चा एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है। जब मैंने उसको राउंड 1 का रिजल्ट दिखाया और उसमें दिखाया कि वो बच्चा एक SC कैटेगरी का बच्चा था, तब उस बच्चे को बड़ी दुख भी हुआ और हैरानी भी हुई, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो सपनों की दुनिया थी वो सिर्फ उसी शीट के ऊपर टिकी हुई थी। तो क्यों ऐसा होता है कि हम लोग झूठ के ऊपर इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं? देखिए, यहां पे 2 चीजें हैं, एक है डर और दूसरा है लालच। मेडिकल एडमिशन में लालच बहुत बड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि कोई सोने का हिरन नहीं होता, पर जब हम लालच में आते हैं तो शायद सोने के हिरन के पीछे भी हम जाने की सोचने लगते हैं। और शायद ये इंसानी फितरत नहीं, भगवान राम भी सोने के हिरन के पीछे भागे थे। यहां पे एक बात को समझना जरूरी है कि लालच की एक सीमा आपको डिफाइन करनी है। लालच की सीमा इतनी हो सकती है कि 4 राउंड में कौन से कॉलेजेस के अंदर आपकी मेरिट मूवमेंट हो सकती है, बट आप ये कहें कि 4 राउंड के बाद आपका कोई स्पेशल प्रोविजन होगा जिसमें आपको स्पेशल एडमिशन मिलेगा, आपको एक स्पेशल अलॉटमेंट मिलेगी, प्लीज किसी भी ऐसे झांसे में मत आइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली ये डायरेक्शंस दी हुई हैं कि हमारे देश में कोई भी मेडिकल एडमिशन ऑनलाइन काउंसलिंग के बिना नहीं हो सकता। जो भी सीट अलॉटमेंट होंगी वो सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के अंडर ही होंगी। तो अगर कोई भी आपको ये कहता है कि हम काउंसलिंग बंद होने के बाद आपका एडमिशन करवा देंगे, प्लीज उस झांसे में मत आइए। वो आपका नुकसान करेगा, वो आपके लालच का गलत फायदा उठाएगा। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे इस डर में जीते हैं कि अगर हमारा एडमिशन नहीं हो पाया तो अब हम क्या करें। प्लीज अंडरस्टैंड, एडमिशन एक बहुत फेयर प्रोसेस है। आज के दिन में अगर आपका रैंक उस तरह का नहीं है जहां पे आपको क्लियर कट एक एडमिशन की प्रोबेबिलिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिख रही हो, तो आपको यह समझना जरूरी है कि क्या सीरियसली आप उस रेंज में हैं जहां पे आपको एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए। कल मेरे पास एक बच्चा आया जिसने 46,000 रैंक पे, उसने मेरे को बताया सर मेरे को सर दूसरे काउंसलर ने मुझे ये कहा कि आपके 60% चांस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। मैंने उस बच्चे को मेरे ही सामने बैठ के ये कहा कि अब आप उस काउंसलर को दोबारा फोन कीजिए और कहिए कि मेरा 28,000 रैंक है, तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। और विश्वास कीजिए, उस काउंसलर का उस बच्चे को वही जवाब था जो उसने 46,000 रैंक पे दिया था कि आपको 60% चांस है कि आपको मेडिकल में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब आप समझिए कि अगर आप 28,000 पे भी 60% चांस बोल रहे हैं, 46,000 पे भी 60% चांस बोल रहे हैं, तो क्या सच में 60% की कोई वैल्यू बचती है? तो मेरा निवेदन है कि अब अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसी चीज सुनने को आ रही है विच इज टू गुड टू बी ट्रू, सो रेस्ट एश्योर्ड इट इज नॉट ट्रू।
और उसका जानने का तरीका बहुत सिंपल है, और उसको अपना रैंक 10,000 करके कम करके बताइए। अगर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी वर्ड में कोई भी फर्क नहीं लगता है, आप मान लीजिए कि वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आप उसके साथ एक बार जुड़ें, ताकि बाद में वो आपको डरा के किसी प्राइवेट या हो सकता है कि वो आपको विदेश में एमबीबीएस करने के लिए पुश कर सके। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि आप किस काउंसलर के पास जा रहे हैं। काउंसलर एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है जो आपके एडमिशन में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप कुछ लोगों के कारण सारी काउंसलिंग कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। आपको यह समझना जरूरी है कि आज भी हमारे देश में बहुत अच्छे एथिकल काउंसलर्स हैं। आप उन काउंसलर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे अपने आप को उन फ्रॉड से बचा सकते हैं? सबसे पहली बात, जो भी काउंसलर आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे, आपको एक ऑथेंटिक प्रोबेबिलिटी दे, आप उसकी बात पे विश्वास कीजिए। जो चीजें आपको सपना लगे, प्लीज समझिए कि इसका मतलब वो सामने वाला आदमी आपको नींद में लेके जा रहा है, तभी आपको वो सपने दिख रहे हैं। किसी भी सपने को जागती हुई आंखों से मत देखिए। जागती हुई आंखों से सिर्फ हकीकत दिखती है। अगर आपका रैंक इतना नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सके, तो नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, बहुत लोग कहते हैं कि सर हम आपका डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट बनवा देंगे, हम आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट बनवा देंगे और फिर हम आपका एडमिशन करवा देंगे। प्लीज उन लोगों से अपने आप को बचिए। यह बहुत कहना आसान है कि हम किसी दूसरे स्टेट के डोमिसाइल को ले लेते हैं या हम कोई कैटेगरी चेंज करके अपना एक नया डॉक्यूमेंट बनवा के एक नई आइडेंटिटी को हम वहां पे एडमिशन ले लेते हैं। यहां पे एक बात को समझिए, आपको 5.5 साल वहां पे पढ़ना है। किसी भी स्टेज पे अगर वो चोरी पकड़ी जाती है तो उस बच्चे का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है, किसी भी इस तरह के झूठे छलावों में मत आइए। कोई भी झूठे डॉक्यूमेंट, कोई भी फेक डोमिसाइल पे, किसी भी फेक कोटा के ऊपर काम मत कीजिए। और चौथी बात, एक बहुत क्रिटिकल है जो आपको समझना, जो भी कॉलेजेस की फीस होती है वो कॉलेज की फीस प्रिस्क्राइब्ड होती है। कोई भी काउंसलर अगर आपको ये कह रहा है कि मैं आपको पैकेज डील दिलवा देता हूं, मैं आपको कम करवा दूंगा, प्लीज आप उनकी बातों में मत आइए। कोई ऐसा चीज नहीं है जहां पे आपको कोई पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन से ज्यादा कोई डिस्काउंट मिल सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है। आप प्लीज किसी भी कॉलेज को देखने से पहले उस कॉलेज की वेबसाइट को जरूर पढ़ें। किसी भी कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर आपको उसकी फीस के इंफॉर्मेशन और जितने भी वहां पे कोई डिस्काउंट्स या स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आखिर में इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि एक अच्छे काउंसलर की हेल्प आपको बहुत फायदा देगी। प्लीज एक अच्छे काउंसलर को जुड़िए, वो आपको आपके मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में काउंसलिंग रूल्स, कॉलेज इंफॉर्मेशन, मेरिट मूवमेंट, इन सब चीजों से बहुत अच्छे से हेल्प करके आपको एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज तक ले जाएगा। So please remember, medical admission is not about admission into any medical college. It is about admission in the best possible medical college, which is available to you on the basis of your domicile, category, quota, and NEET rank. So wish you the best admission and wish you all the best.